हेलो एवरीवन, स्टडी विथ मी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। तो हम लोग रसायन विज्ञान में देखेंगे कि यह क्या है। जो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री है, ये किस शब्द से बना है और इसका अर्थ क्या है और इसके पिता कौन हैं। तो हम लोग पदार्थ को जानने से पहले हल्का सा संक्षेप में रसायन विज्ञान के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं के गुण, संगठन और संरचना का अध्ययन करते हैं। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु के गुण, संरचना, संगठन का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। अब रसायन विज्ञान केमिस्ट्री शब्द से बना है। केमिस्ट्री यानी कि रसायन। तो केमिस्ट्री शब्द इसकी उत्पत्ति किस चीज़ से हुई है। तो केमिस्ट्री शब्द जो है वो मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। यानी कि केमिस्ट्री कीमिया से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है काला रंग। आगे हम देखते हैं कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, यानी कि किसको रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। तो लेवोसिये हैं जिनको रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। तो ये हम लोग संक्षिप्त में रसायन विज्ञान के बारे में देख लिए। अब आगे देखते हैं कि पदार्थ क्या है और वस्तु क्या है, पदार्थ के कितने अवस्था हैं, इसके गुण क्या है, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पदार्थ क्या है और पदार्थ की प्रकृति। तो पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो और जिसका अस्तित्व हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकें, उसको हम लोग पदार्थ बोलते हैं। अब अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो लकड़ी, कुर्सी, लोहा, तांबा, हाइड्रोजन, ठंडा जल, शीतल पेय, इत्र, सुगंध, ये जितने हैं ये सब पदार्थ हैं। अब इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ हैं जिसको हम लोग पदार्थ नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए वो सब देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको पदार्थ नहीं बोला जाता है या नहीं बोल सकते। तो उसमें है मित्रता, प्रेम, स्नेह, विचार, चिंतन, अच्छी आदतें, स्वाद, गंध, ठंडा, ये सब को हम पदार्थ नहीं बोल सकते हैं। पदार्थ उसको ही बोलेंगे जो स्थान घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान हो और जिसका हम अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। तो ये हो गया पदार्थ। आगे हम लोग देखते हैं कि वस्तु क्या है। तो जितने भी चीज़ें हम अपने काम में उपयोग करते हैं, यानी कि जो भी चीज़ है जिसका हम लोग यूज करते हैं, वो सब पदार्थ से पदार्थ से बना होता है। यानी कि वस्तु, पदार्थ से बनी चीज़ों को वस्तु कहते हैं। यानी कि जितने भी चीज़ बने हैं पदार्थ से, वो सब वस्तु कहलाते हैं। अगर हम बोले कि लकड़ी एक पदार्थ है, लेकिन जब उस लकड़ी का उपयोग हम टेबल बनाने में, कुर्सी बनाने में, बेड बनाने में करते हैं तो वो एक वस्तु हो गई। आगे देखते हैं हम पदार्थ की प्रकृति। अब पदार्थ की प्रकृति क्या है। तो पदार्थ की प्रकृति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, यानी कि बाह्य गुण और आंतरिक गुण। अब हम लोग पदार्थ की जो ये गुण देखे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुण क्या है। तो भौतिक गुण यानी कि पदार्थ के जो गुण हमारी नग्न आँखों से या बाह्य ज्ञानेंद्रियों से देखने या छूने से स्पष्ट हो जाए, भौतिक गुण कहलाता है। यानी कि कोई भी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो हमारा भौतिक गुण हुआ। तो पदार्थ के वे गुण जो हमारी नग्न आँखों से या बाह्य ज्ञानेंद्रियों से देखने या छूने से स्पष्ट हो जाए, भौतिक गुण कहलाता है। जैसे नमक और चीनी का रंग सफ़ेद होना, ये हम कैसे महसूस करते हैं। तो पहले छू लेते हैं नमक और चीनी, और दोनों का तो कलर सेम है, लेकिन फिर छू लेने के बाद हम ये देखते हैं कि उसका कलर सफ़ेद है, तो छू करके महसूस कर लेते हैं कि ये नमक है और ये चीनी है। लेकिन जब ऐसे नहीं पहचान पाए, उसको चख के बताना पड़े, तब हम बोलेंगे कि ये रासायनिक गुण है। तो रासायनिक गुण को देख लेते हैं कि रासायनिक गुण क्या है। तो पदार्थ की वे गुण जो उसके व्यवहार करने से स्पष्ट हो, रासायनिक गुण कहलाता है। जैसे नमक और चीनी को चख कर बताना। यहाँ पे भौतिक और रासायनिक गुण में अंतर है कि जो भौतिक गुण है वो बाहरी बनावट होता है, जिसको हम लोग देख करके और छू करके बता सकें। लेकिन रासायनिक गुण क्या हुआ। तो रासायनिक गुण को हम
यूज करके मतलब प्रयोग करके बताते हैं। जैसे कि अगर चीनी नमक को हम लें तो अगर दोनों सेम सेम है, सफ़ेद कलर का है, तो हम अगर चख के बताते हैं तब बोल पाएंगे कि ये नमक है और ये चीनी। तो जब चख लेते हैं तो वो रासायनिक गुण हो गया, लेकिन जब बाहरी बनावट के अनुसार देखते हैं तब बताते हैं छू करके, तो वो भौतिक गुण हो गया। तो ये हो गया पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण। अब हम लोग देखेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप के बारे में देखें तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे सभी पदार्थ परमाणु या अणुओं के बने होते हैं, मतलब पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा था कि पदार्थ से ही वस्तु का निर्माण होता है, यानी कि लकड़ी जो है वो पदार्थ है और लकड़ी से जो भी चीज़ हम बनाते हैं वो वस्तु हो गया। तो जो लकड़ी है बहुत सारे कणों से मिलकर के बना होता है। तो उसी को यहाँ पे बोल रहा है कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप का बात करें तो पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है और पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब हम लोग आगे देखते हैं कि पदार्थ के कण कण जो होते हैं उनकी विशेषता क्या है, यानी कि उनका अभिलाक्षणिक गुण क्या है। तो इसमें सबसे पहला है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, यानी कि पदार्थ जो बने होते हैं और उनके जो कण होते हैं, ये अगर कण हम माने तो इनके बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। दूसरा देखें, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि जो पदार्थ के कण होते हैं ऐसे ये हमेशा गति करते रहते हैं, इधर इधर चलते रहते हैं। तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि ये जो कण है इनके बीच तो रिक्त स्थान भी होता है और ये गतिशील होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। तो ये हो गया हमारा पदार्थ की जो कण है उनकी विशेषता, यानी कि अभिलाक्षणिक गुण। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि पदार्थ क्या है और वस्तु क्या है। पदार्थ की कण की जो विशेषता है उसको हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो सबसे पहले पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो 3 होती है। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। ऐसे होती तो 5 है, लेकिन यहाँ पे 3 को ही हम बता रहे हैं। चौथा प्लाज्मा हो गया और 5वां बोस आइंस्टीन करके देता है। 5वां जो है वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी कि BEC। तो ऐसे पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 की ही चर्चा करेंगे। तो पदार्थ की कितनी अवस्था हुई, तो 3। ये अवस्था देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि विसरण क्या है और अंतराण्विक बल क्या है, क्योंकि ये दोनों शब्द आगे हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विसरण एक गैस का दूसरी गैस के साथ मिश्रित होना, अर्थात 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का अपने आप एक दूसरे से घुल मिल जाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, विसरण यानी कि विसरना यानी कि मिलना, यानी कि एक गैस का दूसरी गैस के साथ मिश्रित होना विसरण कहलाता है। अब अंतराण्विक बल क्या है, तो पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल का कार्य करता है जो उन्हें आपस में परस्पर बांध कर रखता है। पदार्थ के कणों की इस बीच इस कार्यबल को अंतराण्विक बल बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है और उन कणों के बीच में एक बल कार्य करता है जिसको अंतराण्विक बल बोलते हैं, और ये जो बल है उन्हें आपस में बांध करके रखता है। अब आगे देखते हैं ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था क्या है, तो वह पदार्थ जिसका आकार निश्चित और आयतन स्थिर हो, यानी कि जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, तो उसे ठोस अवस्था बोलते हैं। अगर इसका परिभाषा देखें तो वह पदार्थ जिसका आकार निश्चित, आयतन स्थिर और इनके बीच जो है नगण्य संपीड़ितता होते हैं उसे ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे कि चीनी, नमक, लोहा, मिट्टी, बर्फ आदि बहुत सारे हैं ठोस अवस्था में। तो वैसा पदार्थ जिसकी आयतन और आकार दोनों निश्चित हो तो उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। आगे देखते हैं ठोस पदार्थ के कारण आपस में अत्यधिक बल से जुड़े रहते हैं, जिसे तोड़ना या दबाना कठिन होता है। पदार्थ के इस गुण को दृढ़ता कहते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया था दृढ़ता। तो दृढ़ता क्या है, तो जो पदार्थ के कण आपस में अत्यधिक बल से जुड़े होते हैं, जिनको तोड़ना या दबाना मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है, तो उसे पदार्थ के इस गुण को दृढ़ता कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें एक और वर्ड आया था आकार। तो आकार क्या है, तो वस्तु
जितना स्थान घेरती है या छेंकती है उसे उस वस्तु का आकार बोलते हैं। यानी कि माना कि ये अगर माचिस का डिब्बा है तो ये माचिस का डिब्बा जितना जगह छेंक रहा है यानी कि स्थान घेर रहा है, इसे हम लोग आकार बोलेंगे। यानी कि माचिस के डिब्बे का ये आकार हुआ। आगे देखते हैं आयतन। अब आयतन क्या है? तो किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं। यानी कि कोई भी पदार्थ है जो अपना स्थान घेरता हो, अर्थात किसी पदार्थ द्वारा घेरे गए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई व्यक्त करता हो। जैसे हमने बोला कि माचिस का डिब्बा, तो माचिस का डिब्बा अगर हम रखते हैं किसी समतल जगह पे तो वो बोलते हैं कि इतना स्थान घेरा है, लेकिन उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, अगर इन तीनों को हम ले लें तो उसको आयतन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा ठोस अवस्था, उसमें आकार और आयतन जो शब्द आया था उसका परिभाषा, और एक जो ढेरता शब्द आया था उसका परिभाषा। आगे देखते हैं हम लोग द्रव अवस्था के बारे में। अगर हम ठोस अवस्था की विशेषता की बात करें तो इनके आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। इसको अधिक दबाया नहीं जा सकता। इसका घनत्व उच्च होता है। किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। अब यहाँ पे जो घनत्व शब्द आया तो घनत्व क्या है? तो किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, और घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। अगर इसका हम एसआई मात्रक की बात करें तो केजी मीटर पर क्यूब। और नेक्स्ट देखें इसका विशेषता, तो ठोस बहते नहीं हैं और ये बर्तन को पूर्णतया भरते नहीं हैं। तो ये जो 5 था ये ठोस अवस्था की विशेषता थी। अब नेक्स्ट देखते हैं द्रव अवस्था। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसकी आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है उसे द्रव अवस्था कहते हैं। जैसे पानी, तेल, जूस, स्याही। अगर हम किसी ग्लास में पानी लेते हैं तो एक गिलास पानी ले लिए तो उसका आयतन तो फिक्स है, एक गिलास है, लेकिन उसका आकार फिक्स नहीं है, क्योंकि जब हम गिलास में लिए हैं तो वो ग्लास का आकार का लिया है। लेकिन अगर उसी को हम लोग कटोरा में रखें या किसी और चीज़ में रखें तो उसका आकार वो ले लेता है। तो इसीलिए बोला गया है कि द्रव की जो आयतन होता है वो निश्चित होता है और आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। अब ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। यानी कि ठोस में जो है वो विसरण नाम मात्रा की होती है, लेकिन द्रव में जो है विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कणों के स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं, और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होते हैं। यानी कि द्रव में विसरण क्यों होता है ठोस की अपेक्षा ज़्यादा? तो क्योंकि द्रव के बीच, कणों के बीच जो है वो थोड़ा दूरी होता है और इनके कण निरंतर गतिशील रहते हैं, तो इसलिए इनमें विसरण ज़्यादा मात्रा में होता है। अब हम लोग देखते हैं कि द्रव में ठोस का, द्रव का और गैस तीनों का विसरण संभव होता है। हम लोगों ने देखा कि द्रव में विसरण ज़्यादा होता है तो किस किस चीज़ का होगा? तो ठोस का भी हो जाएगा और द्रव का भी हो जाएगा और गैस का भी हो जाएगा। जैसे पानी में हम नमक डालें तो ये ठोस का उदाहरण हो गया नमक, लेकिन जब पानी में हम नींबू डालते हैं, नींबू का रस, तो वो तो द्रव हो गया ना, तो पानी और द्रव हो गया। और फिर हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो उसमें CO2 मिलाया हुआ रहता है, तो ये द्रव में गैस का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट देखते हैं द्रव अवस्था के गुण धर्म के बारे में। तो इसका क्या है? तो इसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, और द्रव को अधिक दबाया नहीं जा सकता, ये आसानी से बहते हैं। इनका घनत्व जो होता है वो ठोस से कम होता है, और ये पूरे बर्तन को भरते नहीं हैं। यानी कि ये भी ठोस की तरह पूर्णतया बर्तन को भरते नहीं हैं। अब देखते हैं हम लोग गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था के बारे में देखें तो इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। यानी कि जो गैस होता है उसका न तो आयतन न ही आकार कोई निश्चित नहीं होता है, दोनों अनिश्चित होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो वायु हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, ये सब गैस के उदाहरण हैं। ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैस की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। यानी कि ठोस और द्रव की तुलना में हम गैस को बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं। संपीड्यता का अर्थ यही हुआ कि उसको बलपूर्वक दबाना। अब यहाँ पे एक शब्द आया तरलता, तो पदार्थ के बहने के गुण को तरलता कहते हैं। अब गैस के गुणधर्म की हम बात करें तो गैस के गुणधर्म में सबसे पहला आता है कि आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं और इसको आसानी से दबाया जा सकता है। तभी तो हम लोग जो खाना बनाते हैं, जिस सिलेंडर का हम लोग उपयोग करते हैं, उसमें गैस को ही दबा करके रखा गया रहता है, जो लिक्विड रूप में आ जाता है।
आगे है कि यह अपने बर्तन को भर देती है, यानी कि गैस जो है अपने बर्तन को भर देती है। क्यों भर देती है? क्योंकि इनके बीच के इनके जो कण होते हैं उनके बीच दूरी बहुत ज़्यादा होती है और वो गतिशील होते हैं, इसीलिए ये बर्तन को भर देते हैं। यह आसानी से बहती है। इसका घनत्व अति निम्न होता है, इसीलिए ये हल्की होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा घनत्व ठोस का होता है, उससे कम द्रव का होता है और सबसे कम घनत्व जो है गैस का होता है, और इसीलिए ये हल्की भी होती है। अब हम लोग देखते हैं कि ठोस, द्रव और गैस कैसे कैसे बनता है। तो जब ठोस को हम लोग गर्म करते हैं तो वो द्रव रूप में आता है, और फिर जब द्रव को हम लोग गर्म करते हैं तो वो भाप के रूप में निकलता है और गैस बनता है। अगर उसी को हम लोग उलट दें, यानी कि इसका उल्टा करें, तो गैस को ठंडा करने पे द्रव बनता है और द्रव को ठंडा करने पे ठोस बनता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, फिर ताप के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।